पिछले वीडियो में आपने प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या होते हैं इस विषय में जाना था। इस वीडियो में आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों के विषय और इससे संबंधित अन्य बातों को जानेंगे। तो आइए चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हमारा दूसरा नियम है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इसे हम नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से समझते हैं, जिसमें M1 और M2 एक समतल दर्पण है जिस पर AO प्रकाश किरण आपतित हो रही है, जो ON अभिलंब है, OB परावर्तित किरण है अर्थात परावर्तित होकर OB दिशा में जा रही है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में इमेज कहा जाता है, प्रतिबिंब सदैव उस बिंदु पर बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। दर्पण, जिसे अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है, कांच की पतली शीट की एक सतह पर चमकदार पॉलिश करने से इसकी दूसरी सतह परावर्तक तल का कार्य करती है, तब इसे दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गोलीय दर्पण। नंबर 2, समतल दर्पण। नंबर 1, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक तल दबा होता है। नंबर 2, उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक तल उभरा होता है, जिसे नीचे चित्र की सहायता से दिखाया जा रहा है। ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में आप देखिए कि इसकी परावर्तक सतह अंदर को दबी है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरी हुई है। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। नंबर 1, ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रकट करते हैं। नंबर 2, वक्रता केंद्र। उस गोले का केंद्र जिसे काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रकट करते हैं। नंबर 3, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर खींची गई सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। नंबर 4, वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसे काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे
आर से प्रकट करते हैं। नंबर 5, फोकस या मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस को एफ से प्रकट करते हैं। नंबर 6, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रकट करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नंबर 7, द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? देखिए, फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, जिसे निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाया गया है। F बराबर R/2 या R बराबर 2F। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसके 3 नियम हैं। नंबर 1, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस नियम को आप निम्न चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण चल रही है अवतल दर्पण में, वो फोकस से होकर परावर्तित होती है। वहीं उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नंबर 2, अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसे हम निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। अवतल दर्पण में देखिए, फोकस से होकर एक प्रकाश किरण आ रही है जो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। वहीं उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। नियम नंबर 3, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। चित्र में देखिए कि वक्रता केंद्र से होकर जो प्रकाश किरण आती है वो परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। वहीं उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जो प्रकाश किरण आती है परावर्तित होकर वो उसी मार्ग से
वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों की तालिका। वस्तु या बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आकार में बहुत छोटा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। यह प्रतिबिंब आकार में छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, आकार में बराबर होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी जाती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बनता है, आकार में बड़ा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब आकार में बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा आकार में, सीधा और आभासी बनता है। अर्थात वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियां और उनकी प्रकृति को इस तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों की तालिका। वस्तु की स्थिति, दूसरे इधर प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बहुत छोटा आकार में, सीधा और आभासी बनता है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के मध्य छोटा आकार में, सीधा और आभासी बनता है। इस प्रकार हमने देखा कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रखी जाए, प्रतिबिंब सदैव आकार में छोटा, सीधा और आभासी बनता है। दर्पणों में दूरियां नापने की ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी। यह चिन्ह परिपाटी आपके आंकिक प्रश्नों में सर्वाधिक प्रयोग होती है। इस चिन्ह परिपाटी को हमें बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि इस पर आधारित तमाम आंकिक प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें नियम 1, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। ये दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं। नंबर 2, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं जो मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर और नीचे की दूरी चाहे दर्पण के सामने की हो या दर्पण के पीछे की हो, समान नियम लागू होता है। अर्थात
चाहे दर्पण के आगे की दूरी, चाहे दर्पण के पीछे की दूरी। अगर हम मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापते हैं तो उसे प्लस चिन्ह से, और यदि हम मुख्य अक्ष से नीचे मापते हैं तो उस दूरी को हम माइनस चिन्ह से दिखाएंगे। दर्पण के लिए UVF में क्या संबंध है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा दिखाया गया है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र पर आधारित विभिन्न आंकिक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहां f फोकस दूरी है, v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वस्तु की दूरी सदैव ऋण चिन्ह से दिखाई जाती है। आवर्धन मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन m कहते हैं। इस तथ्य को नीचे निम्न सूत्र द्वारा दिखाया गया है कि m बराबर h डैश बटा h। आवर्धन m वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v से भी संबंधित है। अब ये संबंध क्या है, नीचे देखिए कि m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। ये दोनों ही सूत्र, ये ऊपर वाला और नीचे आवर्धन का जो ये सूत्र है, ये दोनों ही सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको इन सूत्रों को सदैव ध्यान रखना चाहिए। आवर्धन से संबंधित कुछ बातें, ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। नंबर 2, यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। नंबर 3, यदि m का मान 1 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। नंबर 4, यदि m का मान 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। नंबर 5, यदि m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। यदि m का मान धनात्मक है और 1 से कम है तो दर्पण उत्तल होगा। यदि m का मान धनात्मक है और 1 से अधिक है तो दर्पण अवतल होगा। यदि m का मान ऋणात्मक है तो दर्पण अवतल होगा। अवतल दर्पण के उपयोग, नंबर 1, शेविंग मिरर के रूप में। ये नाई की दुकान में लगा होता है जहाँ हम लोग बाल बनवाने जाते हैं। नंबर 2, वाहनों की हेडलाइट में। नंबर 3, डॉक्टरों द्वारा दांत, कान व गले की जांच करने में। नंबर 4, परावर्तक दूरदर्शी में। उत्तल दर्पण के उपयोग, नंबर 1, वाहनों के साइड मिरर अर्थात पार्श्व दर्पण में। नंबर 2, स्ट्रीट लाइटों में। धन्यवाद।